नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश बेसिक एस्ट्रोलॉजी की इस विशेष श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम राहु केतु एक्सिस के रहस्य का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आपने अपनी कुंडली में देखे होंगे कि राहु केतु जो है वह विभिन्न भावों में आपको दिखाई देंगे। जहां राहु बैठा हुआ है उसके 7वें भाव में केतु जो है वो स्पष्ट रूप से आपको दृष्टिगोचर होंगे। मित्रों, आइए आज हम इसी रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं मित्रों कि आपकी कुंडली में ये राहु केतु का एक्सिस कहीं भी लिखा हो सकता है। प्रथम सप्तम भाव में हो सकता है, द्वितीय अष्टम भाव में हो सकता है, तृतीय नवम भाव में हो सकता है, या फिर चतुर्थ दसम भाव में हो सकता है, या फिर मित्रों पंचम एकादश भाव में हो सकता है, या छठवें 12वें भाव में हो सकता है, या फिर 7वें और प्रथम भाव में हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। मित्रों, आज हम प्रथम भाव में उपस्थित राहु केतु एक्सिस के बारे में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सेशन है। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस सेशन को बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, राहु जो होती है वो हमारी फ्यूचर एंटिटी होती है। जी हाँ मित्रों, भविष्य में जो योजनाएं हम बनाते हैं, भविष्य में जो हम अपनी सपने संजोते हैं और भविष्य की जो संभावनाएं होती है वो राहु से देखी जाती है। मित्रों, तो राहु जब भी अगर लगन में बैठा हो मित्रों, तो लगन भाव से छठे भाव तक का जो पोटेंशियल होता है मित्रों, ये हमारे फ्यूचर पोटेंशियल से इसको हम इंडिकेट करेंगे। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि लगन से लेकर के छठे भाव तक यहाँ पर फ्यूचर की पोटेंशियल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात केतु जो होता है वो पास्ट की एंटिटी होती है मित्रों, और सप्तम भाव से लेकर के जो द्वादश भाव तक का जो हमारा सफ़र है, जो हमारा पोटेंशियल है, वो हमारे पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। तो इसी पास्ट और फ्यूचर की एंटिटी को हम बैलेंस करके अपने प्रेजेंट को हमको क्या करना है, अच्छा बनाना है मित्रों। ठीक है मित्रों, हमारे पास्ट में जो हमारी बुराइयां थी, जो हमारी कमजोरियां थी, या जो हमने त्रुटि किए हैं, उन्हीं त्रुटियों को हमें क्या करना है, सुधारना है। जी हाँ मित्रों, और उन पास्ट की त्रुटियों को सुधार करके हम इस वर्तमान जीवन को, जो हम चंद्रमा से इंडिकेट करते हैं, उस वर्तमान जीवन को हमें बहुत ही संतुलित ढंग से उसे हमको क्या करना है मित्रों, सरवाइव करना है, हमें बेहतर बनाना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी की एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, या सबसे बड़ी जो विशेषताएं कह लीजिए मित्रों, हम एस्ट्रोलॉजी से इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने अतीत में जो हमसे जो भूल हुई है, उस भूल को हम सुधार करके वर्तमान को हम इतना बेहतर बना ले ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा भविष्य सुनहरा हो। इसीलिए हम इस शास्त्र का वेदों के नेत्र कहे जाने वाले साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के मुखार विंद से उत्सृत ये एस्ट्रोलॉजी की जो ज्ञान है मित्रों, वो मानव के परम कल्याण के लिए इसे पराशर ऋषि मुनि के द्वारा प्रदत्त किया गया है। जी हाँ मित्रों, राहु और केतु से ही राशि बना हुआ है मित्रों। जी हाँ मित्रों, रा से राहु और सी से होता है शिखी अर्थात केतु। तो ये जो पूरा राशि और ये जो पूरे भाव चक्र है 27 नक्षत्रों का, ये हमें यही सिखाता है कि हम अपने वर्तमान जीवन को किस तरह से बेहतर बना करके हम अपने भविष्य को हम अच्छा बना सके। भविष्य में होने वाली जो बड़ी घटनाएं हैं, जो बड़ी दुर्घटनाएं हैं, उन दुर्घटनाओं को हम किस तरह से
उसे हम दूर कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वर्तमान, हम अपने वर्तमान को यदि बेहतर बना ले तो हमारा भविष्य बेहतर हो जाएगा। हमें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो आइए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म की प्राथमिकता जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर कर्म हम वर्तमान में रह के कर्म करते हैं, जी हाँ मित्रों, वर्तमान में यदि हम भूत को और भविष्य को ध्यान में रख के या दोनों को बैलेंस करते हुए यदि हम कर्म करते हैं, जी हाँ मित्रों, यदि हमारी जर्नी होती है, हमको पूरे कुंडली में मन से ही जर्नी करनी है मित्रों, और मन को ही हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्योंकि मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होती है, मन की प्रकृति होती है। क्योंकि 15 दिन का कृष्ण पक्ष का मास होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष का मास होता है मित्रों। तो इन दोनों अवस्थाओं में हमें बैलेंस रहना है। हमें, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा या हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, और शुक्ल पक्ष में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं पूर्णिमा के आसपास, या तो कहिए कि बहुत ज़्यादा हम श्रृंखलित भी हो जाते हैं मित्रों, जिनके वजह से हमें संतुलित रहना है। अपने मन के वेग, आवेग, संवेग पर हमें नियंत्रण करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसी तरह की जो हमें शास्त्रोचित ज्ञान हमें प्रदान किए हैं मित्रों। मन पर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अधिक रिसर्च किए हैं, शोध किए हैं मित्रों, तब कहीं जाकर ये एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो हमें प्रदान किए हैं। चलिए मित्रों, आज हम राहु केतु एक्सिस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो राहु जो है वो फ्यूचर की एंटिटी होती है मित्रों। राहु के बारे में आप सभी जानते हो, राहु एक मायावी प्लेनेट होता है। राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक होता है। राहु के पास एक्स्ट्रा विजडम, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी ग्रह होता है, क्योंकि राहु को वो नॉलेज है, वो मृत संजीवनी विद्या के बारे में नॉलेज है मित्रों। तो इसे राहु एक माया है, राहु छद्म है, और राहु जो है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को देता है, वो जिस किसी भाव में बैठा हो। तो प्रथम जो भाव होता है वो हमारे व्यक्तित्व का भाव होता है, हमारे पर्सनालिटी का भाव होता है, हमारे बर्थ का ये भाव होता है, हमारे चरित्र का ये भाव होता है मित्रों। और इस भाव पर जो राशि लिखी हुई है, जी हाँ मित्रों, यहाँ पर मंगल की मेष राशि है। तो राहु को कोई भी राशि प्रदान नहीं की है शास्त्रकारों ने, लेकिन राहु जो है वो मंगल की राशि में, क्योंकि राहु जिस किसी राशि में बैठता है उस राशि के गुण धर्म को ये ग्रहण कर लेता है मित्रों। तो राहु के अंदर जो है वो डिजायर बढ़ जाएगा। तो ऐसे जातक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, महत्वाकांक्षी होगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डिजायर होंगे। अब ये डिजायर का जो पोटेंशियल है वो कहाँ जाएगा मित्रों, ये जो हमारी जो डिजायर है उसकी जो पोटेंशियल है वो फ्यूचरिस्टिक होगी, भविष्य में होगी। तो भविष्य की एनर्जी को लेकर के, भविष्य की संभावनाओं को लेकर के ये राहु जो है वो काम करेगा मित्रों। तो यहाँ पर लगन में राहु बैठ करके, क्योंकि लगन जो भाव होता है वो हमारे ओरिजिन का भाव होता है मित्रों। और क्योंकि किसी शिशु का जो जब जन्म हो जाता है, जब जन्म होने के बाद उसके साथ आत्मा एसोसिएट हो जाता है, आत्मा के बाद उसका मन एसोसिएट हो जाता है। तो राहु का जो गेन है, क्योंकि यहाँ पर राहु की प्रकृति को हम स्पष्ट करते हैं, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है और लगन में बैठते हैं मित्रों, तो जातक को थोड़ा सा स्वार्थी बना देता है। जातक अपने महत्वाकांक्षा या बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने की वजह से जातक थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है। अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त होता है। चलिए मित्रों, राहु की यदि हम गेन की बात कर लेते हैं, राहु की यदि हम गेन की बात कर लेते हैं तो किस इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, शुक्र के इन्वायरमेंट में राहु का गेन पड़ा हुआ है। और राहु जो है वो किसके साथ, चंद्रमा के साथ, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा, क्योंकि राहु जो है वो चंद्रमा के साथ जो है वो युति करता है। अर्थात चंद्रमा
के साथ ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, सुख होता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो माया है, और माया सबसे ज़्यादा हमारे मन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और शुक्र तो है ही माया, शुक्र तो है ही माया, क्योंकि ये शुक्र जो है वो राहु के मित्र हुए। और हमारे मन में तो निगेटिविटी सबसे ज़्यादा असर करती है मित्रों, और जहाँ पर निगेटिविटी है और इन्हीं मन में मनोविकार हावी होता है। राहु, इसलिए राहु मन को सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है, क्योंकि राहु मन के साथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। क्योंकि मन जो होता है वो नकारात्मक चीज़ों के पीछे बहुत जल्दी दौड़ता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मन की प्रकृति होती है। और इसी मन की प्रकृति के वजह से राहु जो है वो मन के साथ बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि मन के साथ वो सारे नकारात्मक चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। इस कारण से राहु जो है वो मन के साथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही वो सुख के साथ रहते हैं। अगर हम इस राहु की, अगर हम पराक्रम की हम बात करते हैं मित्रों, तो राहु का जो पराक्रम भाव है वो पराक्रम भाव तीसरा भाव है। और इस पराक्रम भाव में किसका इन्वायरमेंट है? इस पराक्रम भाव में हम देख रहे हैं मित्रों कि बुध का इन्वायरमेंट है। और बुध कैसा ग्रह है? बुध हमारे लर्निंग प्लेनेट है। बुध से हम एजुकेशन का विचार करते हैं, बुध से हम शिक्षा का विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आद्रा नक्षत्र मतलब एक छोटा सा बच्चे को जब हम विद्यालय भेजते हैं तो वो बच्चा जो है वो विद्यालय में पढ़ने से क्या करता है, आनाकानी करता है, बच्चा रोता है, बच्चा का पढ़ने में मन नहीं लगता। हम बच्चे को उसकी मन को मनाते हैं, बच्चे की रुचि के अनुसार हम उसके साथ हम वैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये आद्रा नक्षत्र जो होता है वो बच्चा जो है स्कूल जाने से कतराता है, विद्या अध्ययन करने में उनको भय लगता है। विद्यालय जाने से बालक जो है उसके मन में डर का भाव पैदा होता है और बच्चा रोता है, होमवर्क नहीं करता। तो ये आद्रा नक्षत्र जो होता है वो राहु को क्या कराता है, एफर्ट कराता है। वो जो छोटा बच्चा जो विद्यालय जाता है, ठीक है, वो विद्यालय जाने से पहले जो उस बालक के मन में जो भय होता है वो भय इसी आद्रा नक्षत्र का होता है। ये आद्रा नक्षत्र राहु का होता है। लेकिन राहु को क्या करना है, राहु को तो एफर्ट करना है। और एफर्ट किसका करना है, पुनर्वसु नक्षत्र का। पुनर्वसु का मतलब ही होता है बार बार। अब उस बच्चे को हम बार बार उसको हम समझाते हैं, बेटा आप विद्यालय जाओगे तो आप एक अच्छा इंसान बनोगे, आप कलेक्टर बनोगे। तो हम उस बच्चे की मन स्थिति पर हम ये ऊर्जा, ये पोटेंशियल जो है वो डाल देते हैं और बच्चे को हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम भी बार बार उस बच्चे के पीछे क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं इसी पुनर्वसु नक्षत्र से। तब उस बच्चे के अंदर ये विल पावर आ जाता है, बच्चे के अंदर वो आत्मविश्वास आ जाता है। अब बच्चा जो है वो रेगुलर विद्यालय जाना शुरू कर लेता है, अब उसके ये व्यवहार में शामिल हो जाता है। चलिए मित्रों, राहु की यदि हम सुख का भाव का विचार करें, राहु से हम चतुर्थ भाव, तो राहु का सुख फिर किस में है, राहु का सुख तो चंद्रमा में है। यहाँ पर कर्क राशि लिखी हुई है मित्रों, और कर्क राशि तो चंद्रमा की राशि है। तो राहु का जो सुख है वो चंद्रमा पर है, ये माता का भी स्थान है। तो राहु का जो सुख होता है भूमि, भवन और वाहन में। तो मन का भी सुख किस में है मित्रों, हाँ, मन का भी सुख है हमारे लग्जरियस, जो हम मकान चाहते हैं,
हमारा मन भी चाहता है कि हम एक लग्जरियस मकान में रहे, हमारे पास एक लग्जरियस क्या हो, वाहन हो, हमारे पास क्या हो, हमारे पास भवन हो, जमीन हो। तो ये राहु का सुख है। तो जितने भी लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो हमारे संसाधन होते हैं उन सब में राहु का ही तो सुख है मित्रों। अब यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र है, यहाँ पर पुष्य नक्षत्र है और यहाँ पर बुध का आश्लेषा नक्षत्र है। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ पर जो है वो बालक जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बालक को ये पता चल जाता है कि हमारा जीवन की जो यात्रा है, हमारे भविष्य की जो यात्रा है, वो यात्रा कैसी है, वो यात्रा है हार्ड वर्किंग। यहाँ पर शनि का पुष्य नक्षत्र जो है अब हमें क्या करता है, ये हार्ड वर्किंग देता है। और आश्लेषा बुध का आश्लेषा नक्षत्र जो है वो हमें बुद्धि देता है, हमें तर्क शक्ति देता है, हमें बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है, किसी चीज को एनालिसिस करने की हमें वो शक्ति प्रदान करता है। तो राहु का सुख, तो राहु का सुख राहु को कैसे प्राप्त मिलेगा, जब वो बार बार क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। पुनर्वसु मतलब बार बार, पुष्य मतलब हार्ड वर्किंग इन नेचर से, डिसिप्लिन हो करके, और बुध क्या है, उसके अंदर किसी चीज को जानने की प्रबल उत्कंठा हो। तो जब तक जातक दृढ़ मेहनत नहीं करेगा किसी चीज को सीखने का, जब तक वो मैक्सिमम एफर्ट नहीं करेगा, तब तक उसको सुख कैसे प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पराक्रम का जो गेन होता है, पराक्रम का जो गेन, हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास भूमि, भवन और वाहन कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन के संसाधनों का हम व्यवस्था करेंगे। तो ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जब हमारे परिश्रम का जो हमें गेन मिलता है, हमारे मेहनत का जो हमें फल मिलता है, वही तो हमारी मेंटल पीस होती है, वही तो हमारे सुख का आधार होता है। जब हम परिश्रम करते हैं और जब हम हमारे परिश्रम का पूरा पूरा हमें फल यदि प्राप्त होता है, तो वही तो हमारे सुख का आधार है, वही तो हमारी मानसिक शांति है। तो राहु का जो सुख होता है वो हमारी मानसिक शांति से उसे हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए मित्रों, राहु का गेन की हम बात कर लेते हैं। ये राहु की गेन हो गया। और यदि हम पराक्रम का, अगर हम पराक्रम का पराक्रम करें तो ये हमारा तो ज्ञान भाव हो गया। यदि सुख का गेन करें, यदि हमें सुख प्राप्त करना है, यदि हमें सुख प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान के दिशा में जाकर के प्रयत्न करना होगा हमें, क्योंकि ये जो पंचम भाव होता है वो सुख का गेन भाव होता है। तो हमें सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान के इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, सूर्य के इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा। क्योंकि अब हम इस मन को हम बुध नामक वाहन के माध्यम से हमें ज्ञान के इन्वायरमेंट में इसको प्रवेश कराना है। अब हमें इस मन को उस आत्मा लेवल की जर्नी में हमें क्या कराना है, जाना है। तभी तो सुख का गेन जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा, ज्ञान से। जी हाँ मित्रों, जब तक हम ज्ञान के दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो पंचम भाव होता है ये राजा का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य की राशि होती है सिंह राशि, और सूर्य को हम राजा कहते हैं। अब ये जातक राजा बन गया, जातक ज्ञानी बन गया, जातक वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गया, जातक जो है वो अब एक कलाकार बन गया, जातक जो है एक सेलिब्रिटी ये बन गए। अब जब जातक तरक्की कर लिया, जातक जीवन के उन तमाम चीज़ों को, यश, कीर्ति, मान, सम्मान,
जब उसको अचीव कर लिया तो अब जातक के जीवन में क्या आएंगे? रोग, रिपु और ऋण। अब जातक की प्रतियोगिताएं बढ़ जाएंगी। अब जातक अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा? प्रतियोगिताएं करेगा। प्रतियोगिता के साथ साथ उनके बहुत सारे गुप्त शत्रु भी होंगे और जातक को बैंक से लोन्स भी लेने होंगे। तो जातक बैंक से लोन लेकर के वो अपने को वो अपडेट करना चाहेगा, क्योंकि जातक राजा है और एक राजा को क्या चाहिए? एक राजा को अपने शत्रु पर नियंत्रण करना चाहिए। एक राजा को अपने शरीर में होने वाले जो रोग है उस पर भी इनको नियंत्रण करना है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो छठा भाव होता है वो छठा भाव आपको हमें रोग, रिपु और ऋण से ये हमें बचाता है। ये हमारे अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली पैदा करता है ताकि हम उस रोग से अपनी सुरक्षा करें, अपनी बचाव करें और जो शत्रु जो बाधा है उस शत्रु बाधा से राजा जो है वो अपनी रक्षा करे। हम उन शत्रुओं को परास्त करने की दिशा में हम पर्याप्त पराक्रम करते हैं, हम एफर्ट करते हैं और उन शत्रुओं से हम क्या करते हैं? अपना सुरक्षा करते हैं, अपना बचाव करते हैं, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का नक्षत्र है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है मित्रों। चंद्रमा जब हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत करते हैं और ये जो चित्रा मंगल का जो नक्षत्र होता है हमें वो दृढ़ संकल्प देता है ताकि हम अपने शत्रुओं को वेनोवर करें। तो इस तरह से ये हमारे फ्यूचर की एंटिटी होती है मित्रों। अब फ्यूचर की एंटिटी, फ्यूचर से पहले क्या आता है? फ्यूचर के पहले तो पास्ट आता है। तो अब राहु जो है, अब ये सप्तम भाव केतु के साथ, अब राहु केतु की जब एनर्जी जब एक साथ एसोसिएट होती है तो इसका मतलब क्या है मित्रों? तो भविष्य और भूत की जब एनर्जी आपस में जब मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ये हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जब भूत और भविष्य की जब संगम होती है तो ये जो सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव होता है, क्योंकि ये लगन का ये शक्ति स्थान है। जब किसी जातक का विवाह होता है तो वो जो विवाह होता है वो उसके पूर्व जन्म के कार्मिक पेंडेंसी के कारण ऐसे जातक का क्या होता है? विवाह होता है। जी हाँ मित्रों, अर्थात ये पास्ट लाइफ है, मतलब पूर्व जन्म में इन चीजों को हम भोग चुके हैं और फिर उसी को फिर से भोगने के लिए, मतलब जो लाइफ पार्टनर आपके पूर्व जन्म में थे वही लाइफ पार्टनर आपको इस जन्म में भी प्राप्त होंगे। ये 7 जन्मों का सफर होता है। तो वही लाइफ पार्टनर फिर से आपके लाइफ में क्या होंगे? एसोसिएट होंगे। और जब जातक का विवाह होता है तो जातक की जो असली जो लाइफ की जर्नी है उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब सप्तम भाव से द्वादश भाव तक की जो जर्नी है मित्रों, ये हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स की जर्नी होती है। तो जैसे ही हम सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर केतु की एनर्जी है और केतु की एनर्जी तो पास्ट की एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। तो यहाँ पर पूर्व जन्म के हमारे कार्मिक अकाउंट से हमें जो है हमारा विवाह होता है, हमें एक लाइफ पार्टनर की क्या होती है? प्राप्ति होती है मित्रों। अब केतु का गेन क्या होगा मित्रों? तो ये विवाह का भाव है और विवाह का जो गेन होगा वो ससुराल का भाव होगा। जी हाँ मित्रों, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, तो आपको अपने ससुराल वालों के साथ आपके संबंध को मधुर बनाना होगा। तभी आपकी लाइफ पार्टनर
को क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन का तभी आप सही रूप से सुख का उपभोग कर पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का है, विवाह का है, और अष्टम भाव ससुराल का है। जी हाँ मित्रों, तो ससुराल का जो भाव होता है मित्रों, उस भाव से हमें जो है वो साधना का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि हमें विवाह के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे साथ आती है, और उन जिम्मेवारी के साथ ही साथ हम अपने कर्म में मशगूल हो जाते हैं, हम साधना करते हैं। ठीक है, तो अब ये साधना भी, इसका भी संबंध हमारे पास्ट लाइफ से होता है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो उच्च के होते हैं मित्रों। तो पास्ट लाइफ में जो हम साधना करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वही कर्म जो है वो हमें गेन के रूप में, हमारे पार्टनर के रूप में हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो हमने पूर्व जन्म में जो हमने साधना की है, जो हमने ईश्वर से जो हमने वरदान प्राप्त किए हैं, तो उसी वरदान के फलस्वरूप हमें जो है वो लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है मित्रों। तो केतु का जो गेन हुआ वो तो हमारा साधना हुआ, हमारे लाइफ पार्टनर का जो गेन हुआ वो तो हमारी साधना से हुई है। तो कहीं ना कहीं उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लेसिंग से हमें फिर से वही लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए मित्रों, यदि केतु का अगर हम पराक्रम की बात करें, तो पूर्व जन्म में हमने निश्चित रूप से कोई ऐसे धर्म कर्म के कार्य किए होंगे पूर्व जन्म में, जिनके वजह से हमारा भाग्य जो है वो बहुत अच्छा हमें प्राप्त हुआ है। हमारा भाग्य जो है वो श्रेष्ठ प्राप्त हुआ है कि हम इस मानव योनि को हम प्राप्त हुए हैं, और उस परमात्मा की ब्लेसिंग से निश्चित रूप से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के ही कारण हमें उस परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है, या उस परमात्मा की कृपा से हमें ये जो लाइफ पार्टनर है वो लाइफ पार्टनर की हमें प्राप्ति हुई है मित्रों। चलिए मित्रों, केतु का यदि हम सुख का विचार करते हैं, तो केतु का जो सुख है, हमने राहु का सुख देखा है, तो राहु का सुख तो हमारे मन के अंदर है, लेकिन केतु का सुख जब हम देखते हैं तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट पर है मित्रों। जी हाँ मित्रों, केतु का सुख हमें कठोर साधना करने का, हमें कठोर कर्म करने का, निश्चित रूप से कि हम पूर्व जन्म में एक कठिन साधना किए हैं, कठिन परिश्रम किए हैं, हम डिसिप्लिन में रह करके हमने बहुत मेहनत किए हैं, हम बहुत परिश्रम करके आए हैं, और उसी परिश्रम के कारण हमें इस जीवन में ये जो सुख प्राप्त हुआ है। तो केतु का जो सुख है वो कर्म भाव में है, कर्म करने में है, साधना करने में है, सेवा करने में है, परिश्रम करने में है, धर्म कर्म के कार्य करने में है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा ये गरीब दीन दुखियों की ये सेवा करने वाले हैं, रोगियों की, बीमार लोगों की, विकलांगों की और विधवा असहाय लोगों की ये सेवा करके आए हैं, और इसी वजह से ये जो दशम भाव है वो केतु के सुख का भाव हुआ। तो पूर्व जन्म में निश्चित रूप से ये बहुत बड़े सेवादार रहे होंगे। चलिए मित्रों, लेकिन ये राहु का कर्म स्थान भी है। चलिए मित्रों, केतु का यदि हम ज्ञान के भाव से का विचार करें, तो केतु का ज्ञान कहाँ है? केतु का ज्ञान तो इस सदभिषा नक्षत्र के कुंभ राशि पर है। तो केतु का ज्ञान अर्थात केतु भगवान विष्णु के विश्व मोहिनी स्वरूप उस
ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए केतु के पास जो ज्ञान है, क्योंकि केतु भी क्या है, केतु भी अमृत पान कर चुके हैं मित्रों। केतु भी एक अमर एंटिटी है, तो केतु के पास भी वो साधना है, केतु के पास भी वो तपस्या है जिसके जरिए हम उस परम धाम, उस परम वैकुंठ धाम तक हम पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र का जो राहु है, इस राहु के पास ही उस अमृत का या उस अमृत कुंड तक पहुंचने का जो नॉलेज है वो इसी राहु के पास है। तो केतु का जो ज्ञान है, केतु का जो ज्ञान है और राहु के पास जो उस विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु के हाथ में जो अमृत कुंड का कलश रखे हुए हैं, तो यही राहु और केतु हमें क्या करेंगे, साधना देंगे और उसी साधना से हम उस अमृत कलश तक हम पहुंचेंगे। हम इस जीवन के जो उन रहस्यों को हम जान करके परमार्थ के दिशा में जाकर हम कार्य करेंगे। उस वैकुंठ तक जाने का मार्ग जो है हम प्रशस्त करेंगे और उस परम आनंद और उस परम मोक्ष प्रदायी, परम कल्याणकारी, उस आनंदमयी प्रकाश में हम गोता लगाएंगे। अगर हम छठे भाव की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो ये जो छठा भाव होता है वो फिर से अब हम इस 12th हाउस में अगर राहु से हम बात करते हैं तो ये 12th हाउस हुआ मित्रों। और 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस जो हमारी जो एक्यूमुलेट जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमने कंजर्व की हुई है, उन एनर्जी को अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उन एनर्जी को यहाँ पर हमें रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि फिर से हमें क्या लेना है, अब हमें पुनर्जन्म लेना है। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों कि राहु जो है वो हमारे फ्यूचर की एंटिटी है और केतु जो है वो हमारी पास्ट की एंटिटी है। तो इस तरह से पास्ट और फ्यूचर की एंटिटी को बैलेंस करते हुए हमें वर्तमान के साथ चलना है और इसी वर्तमान के साथ चल के हमें क्या करना है, कर्म करना है, ताकि हम अपने इस कर्म से अपने पास्ट के जो हमसे जो भूल हुई है या जो कमियां हुई है या जो कोई पाप कर्म हमारे कार्मिक अकाउंट से एसोसिएट हुए हैं, उन पाप कर्मों को हमको क्या करना है, रिलीज करना है। और फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें उस कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए रीबर्थ लेना है, पुनर्जन्म लेना है, ताकि हम इस जन्म को राहु के माध्यम से हम उसको क्या बना सके, अच्छा बना सके। हम वर्तमान के साथ चल के हम अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने भविष्य को, हम अपने राहु को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं मित्रों। तो इस तरह मित्रों हम देख रहे हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने बहुत खूबसूरती से हमें ग्रहों को किस तरह से बैलेंस करना है, हमें पास्ट और फ्यूचर के बीच किस तरह से हमें बैलेंस करके जीना है, ये हमें हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर तरीके से ये हमें राहु केतु एक्सिस के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया मित्रों। हमारा यह प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। आपने
बहुत धैर्य और शांति के साथ, सहनशीलता के साथ हमारे आज के सेशन को आपने आत्मसात किया। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको निरोगी काया प्रदान करे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।